हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड फेशियल प्लास्टिक सर्जन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिससे ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिससे इस चीज़ से उसको अपने जीवन में वास्ता नहीं पड़ा हो। पर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है जो हम लोग इतनी मेहनत से आप तक पहुँचाते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाएँ। और बिकॉज एक बार अगर उनको नॉलेज हो गया तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो उनके लाइफ में पेन, परेशानियाँ या पैसे का फालतू खर्च, वो सबसे ये समाज के बहुत सारे लोग बच सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं, हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो आप तक पहुँचाएँ और आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ये न्यूज़ या ये जो मैसेज है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो टॉपिक है कि टूथ एक्सट्रैक्शन यानी दांत निकलवाने के बाद क्या करें, क्योंकि अपने जीवन में हर कोई ही दांत निकलवाता है और बहुत कम लोगों को पता होता है कि दांत निकलवाने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, किनको दांत निकलवाना चाहिए, कब दांत निकलवाना चाहिए, कैसे दांत निकलवाना है, दांत निकलवाने के पहले क्या करना है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो मैं जितना हो सकेगा कोशिश करूँगा कि कम टाइम में और उसका जो जिस्ट है, उसका जो मेन पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको ये पता पड़ जाए। अभी भी मेरे पास ऑब्वियसली हम लोग डेली बहुत सारे दांत निकालते हैं, तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स तो मेरे अटेंडेंट या कई बार मेरे पास भी आते हैं कि सर ये करना है, वो करना है, ये क्या करें, क्या ना करें, कौन सी दवा खाएँ। तो हम लोग को बहुत सारा टाइम इसमें जाता है। तो बहुत सारे लोगों को अगर ये बात पता चल जाए तो शायद हमारे ऊपर बर्डन थोड़े कम हो जाएंगे। तो दांत निकलवाने के बाद देखिए, सबसे पहली जो समस्या आती है या जो सबसे पहला इमीडिएट प्रॉब्लम होता है, किसी पेशेंट को भी फेस करना पड़ सकता है और इमीडिएटली डॉक्टर को भी फेस करना पड़ सकता है, वो है ब्लीडिंग। तो देखिए, नॉर्मली अगर दांत ठीक से निकाला जाए तो जो ब्लीडिंग होती है आसपास के एरिया से, वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होती, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा अंदर में इन्फेक्शन ना हो या आपने एक्सरे ही नहीं करवाया। देखिए, दांत निकालने के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको काम करना है वो एक्सरे तो करवाना ही करवाना है। विदाउट एक्सरे आप दुनिया की कोई भी सर्जरी नहीं करानी है आपको, चाहे वो जो भी कंसर्न एक्सरे हो सकता है, नॉर्मल एक्सरे हो सकता है, डेंटल एक्सरे हो सकता है या दांत में हम लोग कई बार सीटी स्कैन लिखते हैं या किसी किसी केस में बड़ी सर्जरी करना है एमआरआई भी लिखते हैं हम लोग। लेकिन आपको जो भी डेंटिस्ट आपके कंसर्न सलाह देते हैं वो वाली एक्सरे आपको करानी ही करानी है। ये रूल नंबर 1 है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि दांत में कोई के ऊपर या आसपास वैस्कुलर लीजन होता है या कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, तो एक्सरे बहुत ज़रूरी होती है पहली चीज़। तो नॉर्मली कुछ नहीं होता, 2 तरह की ब्लीडिंग्स हो सकती हैं दांत निकालने के बाद। पहला तो क्या, मसूड़े से ब्लीडिंग आ सकती है या कई बार बोन की हड्डी की भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन नॉर्मली ये बहुत जल्दी सबसाइड हो जाती है, कोई इशू नहीं है। अगर इन्फेक्शन थोड़ा रहता है तो थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो जनरली डॉक्टर सफाई के क्रम में ही सारा इन्फेक्शन निकाल देते हैं, ग्रेनुलोमा का निकाल देते हैं। और उसके बाद आपको या तो वो अगर टाँका देने लायक है वो दांत निकालने के बाद तो टाँका दे देते हैं, या कई बार ओपन छोड़ देते हैं तो वो सेकेंडरी दूसरे मतलब एक और तरीके से वो भर जाता है घाव। तो पहली जो इमीडिएट प्रॉब्लम आती है वो है ब्लीडिंग की। अच्छा, दांत निकालने से पहले आपको हमेशा कोशिश करनी है कि जो ब्लड से संबंधित इन्वेस्टिगेशंस हैं वो खुद ही करवाएं। अगर डॉक्टर ना बोले तो भी आप बोले कि हाँ मेरा कर दीजिए। उसमें आता है BTCT और INR, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। तो ये 3 जांच तो ज़रूर करानी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई दवाई चल रही हो, या तो खून पतला करने की दवाई चल रही हो, या कोई लीवर से संबंधित दवाई खा रहे हों, या कुछ लीवर की बीमारियां हों, तो इसमें जो रक्त से थक्का जमने का जो मैकेनिज़्म है, जिससे नलियों में बहने वाला खून एक खास मैकेनिज़्म के चलते जब वातावरण के कांटेक्ट में आता है तो अपने आप ही रक्त का थक्का बन जाता है, यानी कि क्लॉट बन जाता है। तो उस क्लॉट के में बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं, तो उनमें बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। तो वो एजेंट्स अगर गड़बड़ हो गए तो ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अपनी सारी हिस्ट्री देनी है। अगर कोई पेशेंट दांत निकलवाने जा रहा है तो अगर कोई लीवर की प्रॉब्लम है तो बताएगा वो, ठीक है। और ये सारी जांच BTCT और INR ये ज़रूर करवाएगा। ये डेंटिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अक्सर देखता हूँ, मतलब कोई रेडी भी नहीं होता है, उनको लगता है दांत ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तो डॉक्टर तो बेचारा कहता भी है लेकिन बात मानते नहीं हैं लोग,
और अक्सर खुद ही और फिर डॉक्टर को दोष देते हैं, तो ये पॉइंट जस्टिफाई नहीं है। आपको खुद ही जांच कराना है कि पहली चीज़ ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, कई बार ब्लीडिंग ऐसी भी हो सकती है कि आप घर जाएं, नॉर्मली जब डॉक्टर आपको रिलीज़ करते हैं अपने ऑफिस से, अपने क्लिनिक से, तो एक गॉज पीस में कोई डिसइंफेक्टेंट लगा के आपको बोलते हैं कि इसे मुंह में दबा लीजिए जहाँ पे दांत निकला है, आधे घंटे तक या 40 मिनट तक, या किसी किसी केस में उनको होता है वो 1 घंटे भी बोलते हैं। तो 1 घंटे तक आपको दबा के रखनी है। वो फिर भी ब्लीडिंग हो रही हो तो घर पे जाके उसको एक साफ़ गॉज पीस दूसरा लेके या डॉक्टर साहब से एक और एडिशनल मांग लीजिए और वो लगा के दे देंगे दवाई उसमें, और वो दोबारा दबा लीजिए। नॉर्मली ब्लीडिंग रुक जाती है। कई बार क्या होती है कि जिनको बीपी की समस्या होती है उनको डिलेड ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्लॉट डिसलॉज हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो एक बार बीपी नपवानी है, उनको अपनी बीपी की दवा खानी है और डॉक्टर पास दोबारा जाना है। कई बार 6-7 दिन बाद भी देखा है किसी किसी केस में इन्फेक्शन के कारण ब्लीडिंग होती है, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना है और देखना है कि इन्फेक्शन हो गया है या क्या कारण इसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। बट नॉर्मली सारे केसेस में आपको हाफ एन आवर बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना वो आदत होती है कि जैसे दांत निकला तो चूसते रहते हैं कोई, या लार को निगलने में लिए, तो इससे क्या होता है जब ऐसे आप थूक सटकते हैं हमेशा तो नेगेटिव प्रेशर बनता है जिसके चलते वो ब्लीडिंग हो जाती है। या कई बार लोगों का वो हमेशा बार बार जीभ ले जाएंगे तो वहाँ जो खून का थक्का बन रहा है, क्लॉट बन रहा है, वो डिसलॉज होने का खतरा रहता है। तो बार बार जीभ नहीं ले जाना है वहाँ पे, और बार बार थूकना भी नहीं है और थूक सटकना भी नहीं है। ये ध्यान चाहिए कि बार बार थूकने से क्या होता है कि वो ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा देर तक होती है। नॉर्मली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, दांत निकालने के बाद आराम से खून का थक्का बन जाता है, रुक जाता है। मैंने अपने ये रुक जाएगा। नॉर्मली जो ब्लीडिंग वाला कॉम्प्लिकेशन है ये होता नहीं है, किसी को भी नहीं होता। शायद ही कभी, मैं अपने 12 साल की प्रैक्टिस में मैंने शायद 10-12 केस भी नहीं देखे हैं कि इतना सीवियर ब्लीडिंग होता हो। या मेरे यहाँ तो खैर बिल्कुल भी, चूँकि हम लोग बहुत मैनेज करके कर सकते हैं तो कोई दिक्कत आती नहीं। बट बहुत सारे रेफरल केसेस मेरे पास आते हैं ब्लीडिंग वेडिंग के, तो बट कोई ऐसा मेजर कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग का होता नहीं है दांत निकालने के बाद स्पेशली। दूसरी एक और समस्या हो सकती है, वो है पेन की, कि घर जाने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो नॉर्मली कोई भी जो डेंटल डॉक्टर हैं या डेंटिस्ट हैं, वो लोग जब भी आपका दांत निकालते हैं तो मोस्टली तो काफ़ी सारे लोग दांत निकालने के पहले से ही एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करके चलाते हैं, उसके साथ पेन किलर एडेड रहता है, या दांत निकालने के बाद पेन किलर उस रिजीम में जो भी उनके प्रिस्क्रिप्शन में होता है उसमें ऐड करते ही करते हैं। तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम पेन का आता नहीं है, अनलेस अनटिल बहुत ही गलत तरीके से दांत निकाला गया हो, या कोई हड्डी का कोई टुकड़ा रह गया हो, या दांत ही छूट गया हो, कुछ ऐसा हो, तभी जाके दर्द ज़्यादा होता है। नॉर्मली दर्द होता नहीं, अगर दांत ठीक से भी निकाला गया हो। ये कैसे जानते हैं? अच्छा, एक और चीज़ होती है कि दांत निकालने के बाद ग्रेजुअली डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 आपका दर्द जो है वो ग्रेजुअली कम होना चाहिए। मतलब दूसरे दिन पहले दिन से कम दर्द होगा, तीसरे दिन पहले दूसरे दिन से कम दर्द होगा, चौथे दिन तीसरे दिन से कम। कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली तीसरे चौथे दिन दर्द अचानक से बहुत बढ़ जाता है, और अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि आपका जो सॉकेट है जहाँ से दांत निकला है, जो गड्ढा है, उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन पक्का हुआ है, या तो खाना फंस गया है, या दांत का छूट गया है, या कुछ भी हो सकता है, या कुछ आपने गलत चीज़ खा लिया जिसका वो सड़ा हुआ हिस्सा उस सॉकेट में रह गया। तो नॉर्मली, या मेरे यहाँ तो मैं तीसरे दिन पेशेंट को देखने के लिए बुलाता हूँ। तो आप अगर दर्द बढ़ जाता है, यानी कि पहले दर्द कम था और आज तीसरे चौथे दिन ज़्यादा बढ़ गया दर्द, तो आप अपने डेंटिस्ट के यहाँ जाके दोबारा दिखाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। नॉर्मली बीमारी होती है उसके वैसे ही हो जाता है, लेकिन कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं है। हर डेंटिस्ट के पास उसका ट्रीटमेंट होता है, वो आराम से ट्रीट कर लेते हैं। तो पहला तो ब्लीडिंग हो गया, दूसरा हो गया आपको पेन, तीसरा एक कंपोनेंट है स्वेलिंग, पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग, दांत निकलने के बाद सूजन। तो नॉर्मली जब तक मेजर सर्जरी नहीं हो, कोई स्पेशली ऐसी सूजन वाली समस्या आती ही नहीं है। किसी किसी केस में जिसमें कि स्पेस इन्फेक्शन हो, मतलब कि दांत के वजह में हमारे चेहरे में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, अगर उनमें पस चला गया और बहुत बड़ी स्वेलिंग हो गई है, इस केस में आपको नॉर्मली तो किसी नॉर्मल डेंटिस्ट से नहीं दिखाना है। अगर स्पेस इन्फेक्शन वाला केस है, बहुत सारा रेडनेस आ गया, बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, तो आपको हमेशा ही किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास ही जाके दिखाना है।
आप कोशिश करिए, आप गूगल पे टाइप करिएगा, आपके आसपास 50-100 किलोमीटर के पेरीफेरी में कोई ना कोई 100 किलोमीटर के अंदर हर 4-5 डिस्ट्रिक्ट के बाद, या कभी कभी तो हर डिस्ट्रिक्ट में ही आपको ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन मिल जाएगा। आप पता करिए यूट्यूब पे, गूगल पे, उनका एड्रेस क्या है। आप कभी भी स्पेस इन्फेक्शन हो या मेजर स्वेलिंग हो तो उस केस में आप दांत निकलवाना जनरल डेंटिस्ट से अवॉइड करेंगे, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से प्रेफरेबली दांत निकलवाएंगे, क्योंकि वो एक अलग ही एस्पेक्ट है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं आज इसको कवर नहीं करूँगा। उस पॉइंट को कभी अलग से कवर करूँगा कि जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है और कोई दांत हिल रहा है, किस दांत में दर्द हो, तो उसका एक अलग ही सेट ऑफ प्रोटोकॉल होता है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये 3 चीज़ हो गई कि, और देखिए नॉर्मली दांत निकलवाने के बाद क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपको डेंटिस्ट बताएंगे उतरते ही कि आपको अभी 24 आवर्स में क्या करना है। पहले 24 घंटे सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो कॉटन दबा के रखा है वो 1 घंटे तक या 30 या 40 मिनट बाद निकाल के फेंकना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या खा सकते हैं, तो आप चाहे तो आइसक्रीम ले सकते हैं कप वाला, या आपको सूजन जैसा महसूस हो रहा है तो आप ठंडा पानी पीना है, या फिर बर्फ़ से आपको सेकना है, किसी पॉलीथीन में या किसी सूती कपड़े में लपेट के बाहर की तरफ से बर्फ़ से सेक सकते हैं, तो उससे आपको सूजन में आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा क्या आपको कहेंगे, खाने में क्या क्या है, जैसे आप घर जाते हैं तो क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। तो जनरली फर्स्ट डे लिक्विड डाइट हम लोग प्रेफर करते हैं, या बहुत ही गीला खाना उस साइड से खा सकते हैं जिधर दांत नहीं निकला है। कैसा खाना होता है, वो एकदम ठंडा होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए। खाना कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए, कड़ा नहीं होना चाहिए, शार्प एजेस वाला खाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। पीने में जो भी पीजिएगा ठंडा पीजिएगा, गर्म नहीं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि चाय भी पी सकते हैं ठंडा करके, पर प्रेफरेबली मैं कहता हूँ ज़रूरत क्या है कि चूँकि आप उस दिन डाइट भी नहीं ले पाएंगे और चाय से गैस भी बहुत बनती है, जो दूध वाली चाय होती है, तो आप 1-2 दिन अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो, वो भी थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? बिकॉज बहुत ज़्यादा शुगर आप लेते हैं तो ओरल कैविटी यानी मुंह के अंदर इन्फेक्शन को प्रमोट करता है, तो शुरू के 1-2 दिन ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि ऐसा नहीं कि मेरे साइड से रिकमेंडेड है कि आप ना ही लें, एकदम से ले सकते हैं, बट अवॉइड करें तो ज़्यादा, मतलब कुछ भी कड़ा नहीं लेना है, गर्म नहीं लेना है, और शुगरी चीज़ अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी लेंगे ठंडा और मुलायम। फिर आप नेक्स्ट डे से नॉर्मल आप रूटीन खाना जो है वो भी हल्का गीला हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ले सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं आती है। इसके अलावा जो है आप अगले आने वाले टाइम में 24 घंटे के बाद क्या करना हो कि हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए, और अगर आपका दांत बड़ा है या क्लॉट काफ़ी बड़ा है, लूज़ है अभी भी, तो गलाला कीजिए, ज़ोर से कुल्ला नहीं करना है शुरू में, फर्स्ट डे स्पेशली, और गुनगुने पानी में नमक डाल के कम से कम 8 से 10 बार कुल्ला करना है, 8 से 10 बार। इसके अलावा और करना चाहते हैं तो बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट आते हैं, जैसे हेक्सिडिन, क्लोरहेक्सिडिन के नाम से आती हैं, वो डॉक्टर साहब आप लोग अक्सर लिखते ही हैं डॉक्टर साहब आप लोगों को, तो उसमें उसको भी 2 बार करें। ब्रश कर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि ब्रश नहीं कर सकते हैं, आप एक्सट्रैक्शन के शाम को ही ब्रश कर सकते हैं, बस उस वाले एरिया को थोड़ा सा बचा के रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पेशली जूस बहुत लोग पीना पसंद करते हैं, बट जूस जो होता है वो घर का होना चाहिए, बाहर का नहीं, ये ध्यान देने की बात है। अगर पैकेट वाला जूस भी लेते हैं तो बहुत सारे पैकेट वाले जूस में भी मैंने बहुत सारे उसके वीडियोस आते रहते हैं कि अच्छा नहीं है, या उसमें एक्सपायरी है, या गंदगी है, फंगल लगा हुआ है। तो प्रेफरली पहले उसको आप ग्लास में डाल के चेक कर लें कि अच्छा है या नहीं है, और जूस जो बनाएं वो घर पे बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई बार पेशेंट्स इस कंप्लेन को भी लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब 2-3 या 1 हफ्ते बाद जब भी मिलने आते हैं वो, तो यहाँ पे ना शार्प सा लग रहा है, जीभ बार बार जा रहा है, लगता है दांत छूट गया है। तो दांत अक्सर नहीं छूटता है, क्योंकि वो दांत एक हड्डी के अंदर रहता है, तो जब दांत निकल जाता है तो वो शार्प एजेस को राउंड होने में, जो दांत को होल्ड करके रखते हैं हड्डी के, उनको थोड़ा टाइम लगता है, जब तक वो राउंड नहीं होते वो जीभ से लगता रहता है। बट फिर भी आपको अगर लगता है तो आप एक्सरे करा लीजिए। सबसे अच्छा होता है कि पोस्ट एक्सट्रैक्शन एक्सरे, जब आप दांत निकलवाए उसके बाद दोबारा एक्सरे करा के चेक कर ले कि हाँ दांत कोई छूटा तो नहीं है। ये सबसे अच्छा रिलायबल तरीका है। हालांकि नॉर्मली सब डेंटिस्ट को पता होता है कि दांत पूरा निकला है नहीं निकला है, वो तुरंत बता देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको शक है तो आप अपने कंसर्न डॉक्टर से बोलिए कि मेरा एक एक्सरे कर दीजिए, तो वो शक भी दूर हो जाएगा।
अच्छा, बहुत सारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सट्रैक्शन के टाइम। देखिए बहुत सारे पेशेंट्स ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएँ दाँत निकालने या किसी भी सर्जरी से पहले ये रूल है कि आपकी जो भी बीमारियाँ पिछले 1-2 साल में रही हों या उसके लिए किसी डॉक्टर से मिले हों, तो वो सारी डिस्कस करें। अच्छा, सारा पुराना प्रिस्क्रिप्शन ले जाएँ, जो दवा चल रही है वो भी ले जाएँ, और अगर पॉसिबल हो तो दवा का कवर भी ले जाए, रैपर। इसलिए कई बार ना वो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का भी नहीं पढ़ पाता। मैं भी नहीं पढ़ पाता, और मेरी राइटिंग तो माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि मैं खुद नहीं पढ़ पाता कई बार। तो इसलिए राइटिंग वाली प्रॉब्लम होती है, तो प्रेफरेबली अगर आप उसका रैपर भी ले जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे पेशेंट्स को ना न्यूरल प्रॉब्लम होते हैं, ब्रेन से संबंधित दिक्कतें होती हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही होती हैं। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जब डॉक्टर्स लिखते हैं तो उनका इंटरफेरेंस होने का चांस रहता है दोनों दवाओं का। हालांकि बहुत सीरियस नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इस तरह की अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ब्रेन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें। या कई बार प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या लास्ट ट्राइमेस्टर में। हालांकि बेस्ट जो प्रेफरेबल टाइम होता है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का डेंटल ट्रीटमेंट का, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब तीसरे महीने के बाद से लेकर छठे महीने के बीच का। लेकिन ऐसा नहीं कि इमरजेंसी सर्जरी नहीं करी जा सकती, बिल्कुल करते हैं हम लोग। लेकिन प्रेफरेबली आप अगर इस तरह का कंडीशन है तो किसी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिलिए, बिकॉज वो सर्जरी के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत सारे पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब श्वसन या सांस से संबंधित दिक्कत होती है। कई बार बहुत सारे लोग पफ लेते हैं, उसमें एक खास साल्बुटामॉल दवा मिला होता है, या बहुत सारे रेस्पिरेटरी ड्रग्स चल रहे होते हैं, तो उनकी एक्सट्रैक्शन यानी दांत निकालने के समय में दम फूलना या सांस फूलना या इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो अपना जो पफ होता है वो लेकर आएँ और डॉक्टर से पहले बताएं कि ये दवाई चल रही है, ताकि वो उसके हिसाब से उनको मैनेज कर पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चले जाएंगे पेशेंट तो उस टाइम बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इंजेक्शन के टाइम ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है पेशेंट, और रेस्पिरेटरी से संबंधित दिक्कत, सांस से संबंधित दिक्कत है, तो कई बार पेशेंट फेंट हो सकता है। उसके अलावा और जो एक और मेजर प्रॉब्लम आते हैं, किसी की हार्ट सर्जरी हुई हो या कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो। बहुत सारे लोग ना जीभ के नीचे खास तरह की गोली रख लेते हैं। वो उनको डॉक्टर बोला कि जब भी थकान जैसा या घबराहट जैसी लगे तो जीभ के नीचे एक गोली रख लो। और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए हैं, बोले कि कोई दिक्कत नहीं है सर, कभी कभी थकता हूँ ना तो वो जीभ के नीचे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें डॉक्टर से ना छुपाएं, पहले ही बताएं कि मैं जीभ के नीचे कोई गोली रखता हूँ, नहीं रखता हूँ, या चलने पे थक जाता हूँ, या मेरी कोई हार्ट सर्जरी हुई है, या मैं ब्लड प्रेशर की दवाई लेता हूँ, या खून पतला करने की दवाई लेता हूँ। जी, हार्ट से संबंधित जितनी भी समस्याएं, ये सीरियस प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की मेजर सर्जरी हुई हो, तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर को बतानी है, कि ताकि वो दांत निकालने से पहले प्रिकॉशन लें, बिकॉज दांत निकालने के बाद भी शायद कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लीवर की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्राइटिस से संबंधित प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, या किडनी का इन्फेक्शन होता है, तो उनमें बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होती हैं। तो इन दवाइयों के बारे में आपको अपने कंसर्न डेंटिस्ट को ज़रूर बताना है। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाएं, वो इन चीज़ों को बहुत आराम से, बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आप उनसे मिलें और ये सारी हिस्ट्री बताएं। कई बार आपको डेंटिस्ट कंसेंट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट या जिससे आप पुराने दिखा रहे हैं उनके पास रेफ़र कर सकते हैं, या कंसर्न गायनिकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि ये दवाई चल रही है, क्या उनमें कोई उनको मॉडिफिकेशन करना है, या वो मॉडिफिकेशन चाहती हैं, या आप लेडी हैं, आप गायनिकोलॉजिस्ट से दिखाने के बाद पहले गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें। हालांकि कोई मेजर प्रॉब्लम ऐसा सच होता नहीं है, बट फिर भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिसकी सावधानी आपको खुद समस्या में आने से बचा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आज का ये टॉपिक मैंने काफ़ी हद तक कवर किया है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सम अप ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, बट स्टिल आई ट्राइड माई लेवल, बिकॉज मैं देख के बोल नहीं पाता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ भी नहीं पाती हैं। बट फिर भी कोई क्वेश्चन अगर हो इसके रिगार्डिंग आपके मन में, तो आप ज़रूर पूछें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।